गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने मैकेनिक्स की बुक स्टार्ट की थी, जिसमें से कि हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। उसी के ही सेकेंड लेक्चर में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स नाम के वैज्ञानिक ने 1678 में 1678 में एक लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जिसमें कि उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन को, यानी कि विकृति और प्रतिबल को, दोनों को आपस में रिलेट किया। तो नियम क्या था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक इलास्टिक अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन देखते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोडक्टेड बाय इट। ठीक है, सिंपल ही लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि उसमें होने में जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। अब ये सुनने में थोड़ा सा एक अलग लगता है कि भाई विकृति जो है वो फोर्स लगाने के कारण आ रही है, ठीक है, और प्रतिबल उसी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है, यानी कि विकृति जो है वो प्रतिबल के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी कि जैसे जैसे हम बल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, नियम यह है कि प्रतिबल जो है वो विकृति के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, विकृति इनपुट है, प्रतिबल जो है वो आउटपुट है। वो किस तरीके से कि विकृति जो है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विकृति बढ़ती चली जाएगी, और जो प्रतिबल हम ले रहे हैं यानी कि स्ट्रेस ले रहे हैं वो भी एक्सटर्नल फोर्स के ही डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिबल भी बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, वो इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन यानी विकृति के ही समानुपाती है, और जब हम इसमें से ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट हम एडअप कर देते हैं ई, जिसको कि हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। पूरा चैप्टर जो है वो अब इस कांस्टेंट पर ही हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो कांस्टेंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इस किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए देखिए कि ये जो है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट नहीं होता है कि अगर एक के लिए कांस्टेंट है तो दूसरे के लिए भी सेम होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि ये मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, दूसरी चीज कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट में यानी सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें भी अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन की बात करें यानी अलग अलग विकृति की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास जो प्रत्यास्थता गुणांक का मान है वो भी अलग अलग हो जाएगा। यानी कि सेम मटेरियल के लिए ई इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन, यानी अलग अलग विकृतियों के लिए भी प्रत्यास्थता गुणांक का मान अलग अलग होगा। ठीक है, जैसा कि हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विकृति 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। तो तीनों विकृति के आधार पर जो हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी 3 प्रकार से हो जाता है। फर्स्ट हमारे पास आता है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो हमारे पास जो प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी जो है वो यंग मॉडुलस कहलाता है। यदि हम विकृति ले रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेन ले रहे हैं तो वहीं पर हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कहलाएगा बल्क मॉडुलस। और थर्ड है कि अगर हम अवरूपण विकृति ले रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
तो ये जो वोकेबलरी है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किस विकृति के लिए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग क्या है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए यंग मॉडुलस हम बात करेंगे, वॉल्यूम के लिए बल्क मॉडुलस बात करेंगे, और शेयरिंग यानी कि अवरूपण विकृति के लिए हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करेंगे। तो ये जो वोकेबलरी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे जो है वो बार बार ये चीज़ नहीं कहेंगे कि जो हमारे फर्दर लेक्चर हैं जिनमें कि हम इन्हीं के बारे में और आगे बढ़ेंगे, तो हम बार बार आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो लॉन्गिट्यूडनल जो विकृति है तो इसलिए हम यंग मॉडुलस निकाल रहे हैं। नहीं, हम सीधे यंग मॉडुलस कहेंगे तो आप ये अंडरस्टूड हो जाएगी चीज़ कि विकृति जो है लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस तरीके से आपको अपने जो लेक्चर्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ में ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, कि यहाँ पर जो हुक्स वैज्ञानिक थे उन्होंने स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में एक डायग्राम खींचा, जिसमें कि उन्होंने स्ट्रेन को इनपुट स्ट्रेस यहाँ पर लिया और इसमें देखा कि जब स्टार्टिंग में हम जैसे जैसे स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं यानी कि विकृति बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रतिबल का मान जो है वो प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, जो हमने हुक्स लॉ में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट तक हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी हुई है, तो आप प्लीज इनको याद रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी भी पॉइंट की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में जो ये डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि एक ऐसा लिमिटिंग पॉइंट जहाँ पर कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशन शो हो रहा है और उसके बाद वो नहीं होता है। ठीक है, अब रिलेशन शो हो रहा है तो इसके साथ ही क्या होगा कि अगर हम इस पॉइंट तक किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर स्ट्रेन है और अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लेते हैं तो क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट आएगा। तो ये इस पॉइंट की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट तक जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगा आफ्टर रिमूविंग ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सेकंड हमारे पास कि जैसे ही हमने इससे हम आगे चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं तो इनमें जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम अब स्ट्रेन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, इन प्रोपोर्शनल बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जबकि जो स्ट्रेन है वो अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी इंक्रीजिंग इन स्ट्रेस। यानी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं उसके बाद भी उसमें अपने आप ही विकृति आना शुरू हो जाती है और वो रेगुलर बढ़ती भी रहती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं याइल्ड पॉइंट। तो आपकी प्लास्टिक रेंज हमने दिखाई दी है, ये जो है ये पूरी रेंज याइल्ड पॉइंट के आसपास है, यानी एफ पॉइंट जो है वो याइल्ड पॉइंट कहलाता है। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं कि और हमने याइल्ड पॉइंट से और आगे अगर हम स्ट्रेस को फर्दर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। कि बियॉन्ड याइल्ड पॉइंट इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज स्ट्रेस कम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली ब्रेक्स। वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये इस कर्व के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने बताया कि स्टार्टिंग में क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, स्ट्रेन भी रेगुलर बढ़ेगा। लेकिन फिर एक कंडीशन के बाद यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा, वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएगा और जिससे हमारे पास याइल्ड पॉइंट जहाँ पर कि स्ट्रेन ऑटोमेटिकली वो बढ़ना शुरू हो जाता है एट द याइल्ड पॉइंट। और उसके बाद हम अगर और फर्दर फोर्स को बढ़ाते हैं तो हमारे पास
पास जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनली टूट जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट पर आकर के। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम बिल्कुल वो वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाए, यानी कि ये यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है कि डोंट रिटर्न, कि एक बार में ही वो वापस नहीं आ जाता, कि जैसे ही हमने फोर्स हटाया वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो ऐसा एकदम सडन नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है कि कुछ टाइम लेता है, कुछ समय लेता है उस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने के लिए, ठीक है। तो टेक टाइम्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, और ये जो टाइम का डिलेशन है, यानी कि जो टाइम टेकिंग है कि भाई उसको एक अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आने में जो टाइम लग रहा है, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन, ठीक है। और जो टाइम इस प्रोसेस में लगता है, इलास्टिक रिलैक्सेशन के टाइम में लगता है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये इस पूरे के पूरे हुक्स लॉ के टॉपिक के बारे में था। अब यहाँ से जो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है जिनको हम नोट्स में लिख रहे हैं, कि पहली चीज़ तो ये है कि हमने अब दो चीज़ें देखी, एक तो है मॉडुलस, सेकंड इज इलास्टिक, कि जो हमारे पास हायर मॉडुलस वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा ही हार्डर डिफॉर्मेशन दिखाते हैं, यानी कि डिफॉर्म होने के लिए वो हार्ड होंगे। लेकिन वहीं अगर हायर इलास्टिक है, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हैं, तो क्या होगा, वो इजीली ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच हो सकते हैं, यानी उनको हम खींच सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, मॉडुलस और इलास्टिक। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हायर मॉडुलस का है तो वो क्या होगा, हार्डर टू रिफॉर्म होगा, यानी उसको हम डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे इजीली। लेकिन वहीं अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो हायर इलास्टिक लिमिट वाला है, तो वो क्या होगा, वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी, इसके आधार पर हम दो तरीके के मेटल्स की बात करते हैं। पहला बात करते हैं हम रबड़ की, और दूसरी बात करते हैं हम मेटल्स की। तो जो रबड़ टाइप जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं हायर इलास्टिक वाले, यानी उन मटेरियल्स की जो इलास्टिक लिमिट है वो हायर होती है, साथ में ही जो मॉडुलस है वो लो होता है, ठीक है। तो रबर टाइपिकल हैव द लो मॉडुलस एंड हाई इलास्टिक लिमिट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल क्या होते हैं, हाई मॉडुलस होते हैं और लो इलास्टिक प्रॉपर लिमिट्स वाले होते हैं, यानी उनको हम इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हमने इस पूरे हुक्स लॉ में हमने पढ़ी है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि भी जो रबड़ है उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इजीली स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन वहीं जो मेटल टाइप जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं। तो ये एक है ना सिंपली जर्नल साइंस का भी क्वेश्चन है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो अब आगे के जो फर्दर लेक्चर होंगे उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। सो आप अपने जो फर्दर लेक्चर्स हैं उनको मिस ना करें और साथ में पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।